Hello students, welcome to RS accounting classes. Today we are going to discuss valuation of shares, corporate account, chapter 9, BCom 4th Sem part 3rd. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS अकाउंटिंग क्लासेस. आप इसको ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी. इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो प्लीज़ ज्वाइन इट. When preference shares are also appearing in balance sheet, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको राइट होते हैं कि सबसे पहले जो कैपिटल है वो उनको रिटर्न की जाएगी और जो भी डिविडेंड अरियर है वो भी प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया जाएगा इक्विटी शेयर से पहले. तो जो भी कैपिटल है, डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स का, उसको डिडक्ट किया जाएगा नेट एसेट्स में, ताकि हमें नेट एसेट्स की वो वैल्यू पता चल जाए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होगी. इलस्ट्रेशन 5. बैलेंस शीट गिवन है गुजरात ऑयल लिमिटेड की एज एट 31 मार्च 2018 को. जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो अरियर में है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स. देखते हैं कितना बनेगा प्रेफरेंस डिविडेंड. जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो नंबर में 1500 है, 12% और 100 रुपीज़ का ईच. तो टोटल है 1,50,000 के. 12% है ये रेट ऑफ डिविडेंड एंड 2 ईयर्स का पेंडिंग है, अरियर में है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सोल्व करा तो हमारे पास आ जाएगा 36,000. ये होगा डिविडेंड जो अरियर में है. जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू 45,000 है, तो इसी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे. जो डाउटफुल डेट्स हैं उसमें से जो 80% है वो रिकवर हो सकते हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स हमें गिवन है, उसमें जो गुड हैं वो 80,000 है और जो डाउटफुल है वो 20,000 है. ये कह रहे हैं कि जो डाउटफुल थे उनका जो 80% होगा, इट मीन्स कि 16,000 ये रिकवर हो सकते हैं. तो जो 4,000 है वही आ जाएंगे हमारे बैड में, जो डाउटफुल हैं अभी. जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ है, अनकॉल्ड लाइबिलिटी 12,000 की जो पार्टली पेड शेयर्स पे है, ऑन द अकाउंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मटेरियलाइज ₹10,000. 10,000 की लाइबिलिटीज़ और है. अज्यूम करना है कि जो अदर असेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू ही होगी. यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द शेयर्स अकॉर्डिंग टू द ब्रेकअप वैल्यू मेथड. ब्रेकअप वैल्यू मेथड या फिर नेट असेट्स मेथड. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नॉन करंट एसेट्स है प्लस में करंट एसेट्स और माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को. नॉन करंट एसेट्स में जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से डेप्रिसिएशन फंड को लेस करने के बाद जो अमाउंट आया 2,90,000, इसको हम कंसीडर करेंगे. इनटेंजिबल एसेट में गुडविल है 50,000, सेम आ जाएगी. इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू हमें गिवन है 45,000, हम उसी को कंसीडर करेंगे. करंट एसेट में इन्वेंट्री है 1,80,000, सेम आएगी. जो ट्रेड रिसीवेबल में जो गुड थे 80,000, ये तो हम एज इट इज़ लेंगे. जो डाउटफुल हैं उनमें से सिर्फ 16,000 को लिया जाएगा. तो टोटल जो ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे वो 96,000. कैश एट बैंक है 40,000. जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है ये फिक्टिशियस एसेट है, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. तो जितनी भी एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2,90,000, गुडविल 50,000, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 45,000, इन्वेंट्री 1,80,000 और ट्रेड रिसीवेबल्स 96,000, कैश एट बैंक 40,000. टोटल एसेट्स हमारे पास हो जाएंगी 7,01,000. अब हमने क्या लेस करना है, आउटसाइड लाइबिलिटीज़. देखते हैं क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं. एक तो है 14% के डिबेंचर्स, कितने हैं 1,00,000 रुपीज़ के, ये माइनस हो जाएंगे. करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो भी माइनस होंगे. साथ में जो ये लाइबिलिटीज़ हैं बिल BR को डिस्काउंट करवाने की, वो भी लेस हो जाएगी. 14% के डिवेंचर 1,00,000, ट्रेड पेबल्स 90,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 और जो लाइबिलिटी है BR को डिस्काउंट कराने की 10,000.
तो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी 2,10,000। तो हमारे पास जो नेट असेट्स आई 4,91,000। बट अब की बार क्या है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है, तो हमें क्या करना है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको भी लेस करना है और साथ में जो डिविडेंड है उसको भी लेस करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है 1,50,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया था 2 इयर्स का अरियर में है, ये हो गया था 36,000। टोटल अमाउंट हो गया 1,86,000। तो जो अमाउंट बची किनके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज इक्वल टू 3,05,000। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है इक्विटी शेयर्स की। तो क्या करेंगे, जो अमाउंट है इक्विटी शेयर्स के लिए अवेलेबल है उसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और नंबर कितने हैं 25,000। 3,05,000 डिवाइड बाई 25,000, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.20 रुपीज़। ये हो जाएगी एक इक्विटी शेयर की वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो अब कंडीशन क्या होगी, हमें पता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको 2 प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। एक तो राइट होता है कैपिटल को लेके एंड दूसरा राइट होता है डिविडेंड को लेके। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। पहला केस तो हो सकता है कि हमने कैपिटल को प्रायोरिटी दी हो, डिविडेंड को प्रायोरिटी नहीं दी, तो क्या करेंगे, जो भी नेट एसेट आएगी उसमें से सिर्फ कैपिटल को ही माइनस किया जाएगा। सेकंड केस हो सकता है कि जब हम कैपिटल को प्रायोरिटी ना देके सिर्फ डिविडेंड को प्रायोरिटी देंगे। और थर्ड केस क्या हो सकता है, जब हम दोनों को प्रायोरिटी देंगे। और फोर्थ केस क्या हो सकता है, जब हम दोनों में से किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देंगे। जब हमने दोनों को प्रायोरिटी देनी है तो क्या करना है, नेट एसेट में से जो कैपिटल है वो भी लेस हो जाएगी और जो डिविडेंड है वो भी लेस हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है और उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास जो एक शेयर की वैल्यू है वो आ जाएगी। ऐसा हमने सेम अभी जो 5th इलस्ट्रेशन में किया था वो केस 3rd था। अगर हमने दोनों में से किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देनी, इट मीन्स कि नेट एसेट में से ना तो कैपिटल लेस होगी और ना ही डिविडेंड लेस होगा। तो क्या करना है, जो भी नेट एसेट आएंगी उसको हम इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर जो इक्विटी शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू है और जो प्रेफरेंस शेयर्स की पेड अप वैल्यू है वो अगर सेम हुई तब तो हम क्या करेंगे, नेट एसेट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लस में नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर दोनों की जो पेड अप या फेस वैल्यू अलग अलग हुई, लेट करते हैं कि जो इक्विटी शेयर है वो 10 रुपीज़ का है और प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ के हैं, तो उस केस में क्या करना होगा, हमें अलग अलग दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी रेशो के बेसिस पे, कि जो टोटल पेड अप कैपिटल है इक्विटी शेयर्स की, टोटल पेड अप कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर्स की, उनको फिर अलग अलग से हम रेशो में निकाल लेंगे और फिर उस हिसाब से नेट एसेट को भी डिवाइड करके जो एक शेयर की वैल्यू है वो निकल जाएगी। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा क्या करना है। सेम ऐसे ही जब हमने डिविडेंड को प्रायोरिटी देनी है तो हमने डिविडेंड को तो लेस कर दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, जो नेट एसेट्स बचेंगे उनको इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो कैपिटल है, डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स का, उसको हम डिडक्ट कर देते हैं एसेट्स में से, ताकि हमें वो वैल्यू असर्टेन हो जाए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होगी। जो कंपनी का आर्टिकल है वो क्या करता है, प्रेफरेंस शेयर्स के इशू की जो टर्म्स है उनको कंटेन करेगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर को इशू करने की जो कंडीशंस हो सकती हैं अलग अलग। इट मीन्स कि प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी पेमेंट के टूवर्ड्स। फर्स्ट केस क्या था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी दी है एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो प्रेफरेंस कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी, बस उसको ही डिडक्ट किया जाएगा। इसको जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे।
जो भी नेट एसेट्स की अमाउंट होगी उसमें से, और जो भी बैलेंस होगा फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमें जो हर एक इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी देनी है एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड नॉट द प्रेफरेंस कैपिटल। तो इस केस में क्या करेंगे, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा सिर्फ उसी को ही डिडक्ट किया जाएगा नेट एसेट्स में से, और जो भी बैलेंस होगा नेट एसेट्स का उसको डिवाइड किया जाएगा प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स में, और वो भी उनकी जो पेड अप कैपिटल है उसके रेशो में। जो अमाउंट अवेलेबल होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, और ताकि हमें जो हर एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है वो पता चल जाए। सेम ऐसे ही जो अमाउंट अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ताकि हमें हर एक इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है वो सर्टेन हो जाए। थर्ड कंडीशन क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी नहीं देनी कैपिटल में भी और डिविडेंड में भी। तो इस केस में क्या होगा, जो नेट एसेट्स होती हैं उनको प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स में उनकी जो पेड अप कैपिटल है उसके रेशो में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो भी अमाउंट अवेलेबल होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, और जो अमाउंट अवेलेबल होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, ताकि हमें हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो पता चल जाए। और फोर्थ कंडीशन में हमें दोनों को ही प्रायोरिटी देनी है। इलस्ट्रेशन 6, बैलेंस शीट गिवन है एक्स लिमिटेड की एज एट 31 मार्च 2021। करंट एसेट्स में इंक्लूड है इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज़ की, और उसका जो मार्केट प्राइस है वो 48,000 हो गया। करंट एसेट है कितनी, 1,48,000 की। तो इसमें जो 50,000 इन्वेस्टमेंट के इंक्लूड है, या तो हम कर सकते हैं कि 50,000 को लेस करें और मार्केट वैल्यू को प्लस करें 48,000, या फिर क्या कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी 2,000 से कम होगी, तो जो करंट एसेट्स होंगी वो भी 2,000 से कम हो जाएंगे। जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनमें करंट एसेट्स जो करंट एसेट्स में इंक्लूड है वहाँ पे जो डाउटफुल हो गए कितने 5,000 के, और उनके लिए हमने कोई भी प्रोविज़न नहीं क्रिएट किया था, तो प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा डाउटफुल डेट्स के लिए। तो ये हमारे लिए नुकसान है, तो इसको भी लेस कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे 5,000 को। और इन्वेंट्री एट द एंड, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको भी हमने इंक्लूड नहीं करा 5,700 की, तो ये ऐड हो जाएंगी। जो डिबेंचर इंटरेस्ट है इज ओइंग फॉर द 1 ईयर, 1 ईयर का जो डिबेंचर इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटसाइड लायबिलिटी के तौर पे लेस हो जाएगा। जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो आरियर में है 2 ईयर्स का। अज्यूम करना है कि जो अदर एसेट्स हैं वो उनकी बुक वैल्यू पे ही लेनी है, और हमें शेयर्स की वैल्यू निकालनी है इफ़। पहला केस क्या है, जब प्रेफरेंस शेयर्स में जो हमें प्रायोरिटी देनी है दोनों को एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड अर्लियर ऑफ डिविडेंड इन द इवेंट लिक्विडेशन टेक प्लेस, कि जब लिक्विडेशन होगा तो दोनों की पेमेंट कैपिटल की भी और डिविडेंड की भी वो इक्विटी शेयर से पहले किसकी हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स की हो जाएगी। तो जब हम दोनों को प्रायोरिटी देते हैं तो क्या करना है, नेट एसेट में से दोनों को हमें डिडक्ट करना है, फिर जो अमाउंट अवेलेबल होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होगा, और वैल्यू निकालने के लिए शेयर्स की उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक शेयर की। बट जितने भी केसेस है सबके लिए हमें नेट एसेट तो चाहिए, और नेट एसेट कैसे आएगी, जो भी करंट एसेट है नॉन करंट एसेट है उसको हम ऐड करेंगे, और जो भी हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटीज़ है उसको लेस किया जाएगा। देखते हैं हमारे पास असेट्स क्या क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 लाख है, उसमें से डेप्रिसिएशन फंड 10,000 का लेस करा तो 4,90,000 इसको हम कंसिडर करेंगे। करंट एसेट 1,48,000 है जो हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। जो 2,000 है जो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी वो डिडक्ट हो जाएंगे। 5,000 के जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है वो भी लेस हो जाएंगे, और 5,700 की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ऐड हो जाएगी। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में शेयर इशू एक्सपेंसेस है एंड अनरिटन ऑफ डिस्काउंट है, ये हो गए फिक्टिशियस एसेट, इनको कंसिडरेशन में नहीं लेना। तो असेट्स हमारे पास 4,90,000, करंट एसेट 1,48,000 था, टोटल हो गया 6,38,000। उसमें से लेस कर दिया 2,000 जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट था 5,000, तो 7,000 लेस करे तो 6,31,000। अब हमने उसमें ऐड क्या कर दिया, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो इंक्रीज होगी एंड वाली
5,700, उसको प्लस किया तो 6,36,700। ये टोटल एसेट आई हैं। अब लेस करनी है आउटसाइड लाइबिलिटीज़। एक तो हमारे पास है 12% के डिबेंचर 60,000 के, और 60,000 पे 12% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने साल का अरियर है, 1 ईयर का, तो 7,200 ये आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, इस इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है डिबेंचर्स पे, तो ये भी लेस हो जाएगा। और करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स 80,000 के, ये भी लेस हो जाएंगे। तो 12% डिबेंचर 60,000 के, ट्रेड पेबल 80,000 के, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द 1 ईयर 7,200। तो हमारे पास जो नेट असेट्स आई वो आ गई 4,89,500। तो हम फर्स्ट केस करते हैं जब हमने प्रायोरिटी देनी है दोनों को, कैपिटल को भी एंड डिविडेंड को भी। तो नेट असेट थी 4,89,500, उसमें से हम लेस करेंगे प्रेफरेंस कैपिटल और डिविडेंड। प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है, 2 लाख, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, 6%, 2 लाख का 6%, और अरियर में है 2 इयर्स का, तो ये डिविडेंड का अमाउंट हो गया 24,000। तो हमें क्या करना है, 4,89,500 में से लेस करने हैं 2 लाख प्लस में 24, इट मीन्स 2,24,000। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर जो नेट असेट्स की वैल्यू है जो अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर्स के लिए, वो 2,65,500। वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम डिवाइड कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 3 लाख, और कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ ईच है, फुल्ली पेड अप है। 3 लाख को हमने 10 से डिवाइड करा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गए 30,000। तो हम क्या करेंगे, इसको 30,000 से डिवाइड कर देंगे, तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी 8.85 रुपीज़। सेकेंड केस क्या है, जब प्रेफरेंस शेयर को कोई प्रायोरिटी नहीं देनी, किसके रिगार्डिंग, कैपिटल के रिगार्डिंग एंड अरियर ऑफ डिविडेंड। जब हमने दोनों को मतलब कि जो प्रायोरिटी नहीं देनी, तब हम क्या करते हैं, जो नेट असेट्स होती हैं उसको हम प्रेफरेंस एंड इक्विटी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो इक्विटी शेयर्स है वो भी 10 रुपीज़ का ईच है, फुल्ली पेड अप है। जो प्रेफरेंस शेयर है वो भी 10 रुपीज़ ईच है, फुल्ली पेड अप है। तो यहाँ पे जो पेड अप वैल्यू है वो सेम होगी, 10 रुपीज़ 10 रुपीज़। तो जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं प्लस में प्रेफरेंस शेयर्स, उन दोनों को हम एक साथ ऐड करके जो नेट असेट से डिवाइड कर देंगे। 30,000 ये हो गए और 20,000 ये, तो 50,000 से हम डिवाइड करेंगे तो हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। नेट असेट 4,89,500 डिवाइड बाय में 20,000 के प्रेफरेंस शेयर, 30,000 के इक्विटी शेयर्स, तो शेयर की वैल्यू आ गई 9.79। थर्ड केस क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो प्रायोरिटी देंगे किसको, एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। तो हमें सिर्फ यहाँ पे कैपिटल को ही प्रायोरिटी देनी है, तो डिविडेंड को लेस नहीं करना। तो नेट एसेट 4,89,500 है, उसमें से लेस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, और हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर्स के लिए वो 2,89,500 है। शेयर्स की वैल्यू निकालनी है इक्विटी शेयर्स की, 2,89,500 को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 30,000। तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी 9.65। फोर्थ केस क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर्स में प्रायोरिटी देनी है एज टू द पेमेंट ऑफ आरियर ऑफ डिविडेंड ओनली। तो डिविडेंड को प्रायोरिटी देनी है तो नेट असेट्स में से डिविडेंड को ही लेस किया जाएगा। 4,89,500 में से जो डिविडेंड अरियर में था 2 इयर्स का 24,000, तो जो ये बैलेंस अवेलेबल होगा ये इक्विटी शेयर्स के लिए भी प्लस में प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी, तो ये आया 4,65,500। तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेड अप कैपिटल सेम है तो दोनों के जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उनको ऐड करके एक साथ हम डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने सेकंड केस में किया था। तो वैल्यू पर शेयर कितनी हो जाएगी, 4,65,500 डिवाइड बाय में 20,000 के प्रेफरेंस शेयर प्लस में 30,000 इक्विटी शेयर्स, तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगी 9.31। Illustration 7. From the following balance sheet you are required to value the equity shares.
जो मार्केट वैल्यू है हाफ ऑफ द असेट इज कंसीडर्ड एट 10% मोर, 10% से वैल्यू ज़्यादा होगी हाफ असेट्स की। जो रिमेनिंग हाफ है उनकी जो वैल्यू है वो 5% से कम होगी। जो असेट्स की बुक वैल्यू है वो है 8 लाख। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, हाफ एक साइड हो जाएगा और हाफ एक साइड हो जाएगा। तो 8 लाख का हाफ होता है 4 लाख। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 लाख का जो 10% है कितना होगा, 40,000। तो 40,000 से क्या हो गया, वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये अमाउंट आ जाएगी 4,40,000। दूसरी साइड क्या हुआ, जो रिमेनिंग हाफ है उनकी 5% से जो वैल्यू थी वो कम होगी। तो 4 लाख का 5% होता है 20,000। 4 लाख में से 20,000 को लेस करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,80,000 और दोनों को प्लस करा तो टोटल हो गया 8,20,000। ठीक है, तो असेट्स की बुक वैल्यू थी 4 लाख, 10% इंक्रीज हुआ 40,000, ये हो गया 4,40,000। असेट्स की बुक वैल्यू जो सेकंड हाफ है 4 लाख और 5% डिक्रीज किया 20,000, ये हो गया 3,80,000। तो टोटल हमारे पास असेट्स आई 8,20,000। अब हमें क्या लेस करना है इसमें से, जो लाइबिलिटीज़ हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़। और सिर्फ हमारे पास क्या गिवन है, करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल से गिवन है 2,80,000 के, इनको ही हम लेस करेंगे 2,80,000। और साथ में क्या है, देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 30,000 विच रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 30,000 की, ये भी लेस हो जाएगी। तो 3,10,000 रुपीज़ को लेस करा तो नेट असेट्स जो अवेलेबल है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वो है 5,10,000। क्योंकि हमें यहाँ पे अज्यूम क्या करना है, अज्यूम करना है प्रेफरेंस शेयर्स हैव नो प्रायोरिटी एज द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड। ना तो हमें कैपिटल की रीपेमेंट करनी है और ना ही डिविडेंड की, प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो भी नेट असेट्स होगी वो दोनों शेयर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी और फिर उसको हम रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 30,000 नंबर में है इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज़ का ईच है। 2,000 के प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपीज़ का ईच है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो दोनों की पेड अप वैल्यू है वो अलग अलग है, इसकी 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग और इसकी हो जाएगी 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, देखो रेशो क्या है, 3 लाख तो कैपिटल है इक्विटी शेयर की जो पेड अप कैपिटल है, और 2 लाख किसकी है, प्रेफरेंस शेयर की। तो एक रेशो क्या हो जाएगा, 3:2। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नेट असेट्स आई हैं 5,10,000 की, उसको हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में। जो 3/5 है वो तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा, और 2/5 है वो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो 2,04,000 को हमने फिर क्या करना है, 5,10,000 का 2/5 आया 2,04,000, और प्रेफरेंस शेयर नंबर में कितने थे 2,000, तो उनसे डिवाइड करा तो 102 हो गया। ऐसे ही सेम इक्विटी शेयर्स की निकालनी है, 3,06,000 आया, 5,10,000 का 3/5 और फिर उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करा, नंबर है 30,000, तो एक शेयर की वैल्यू आ गई 10.20 रुपीज़। सेकेंड मेथड इज डिविडेंड यील्ड मेथड। नेम से सजेस्ट हो रहा है कि इस मेथड में हम किसको ज़्यादा वेटेज देंगे, डिविडेंड को ज़्यादा वेटेज देंगे। तो नेट एसेट मेथड में क्या था, उस मेथड को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब कंपनी का लिक्विडेशन हो। इन केस अगर कंपनी कैसी है, गोइंग कंसर्न है, तो हम नेट एसेट मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें जो डिविडेंड यील्ड मेथड है उसको यूज़ करना होगा शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। और डिविडेंड यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग जो शेयर की वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू जो भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से और मल्टीप्लाई कर देंगे जो पेड अप वैल्यू होगी शेयर की वो। ठीक है,
जैसे कि 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपीज़ का ईच है, तो 10 रुपीज़ तो क्या होगी, पेड अप वैल्यू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ऐसे ही जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो हमें निकालनी क्या है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम वैल्यू पर शेयर आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है वो कैसे आएगी, जो भी प्रॉफिट अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर्स के लिए, ठीक है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जो भी इक्विटी पेड अप कैपिटल है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है वो आ जाएगी। इस मेथड की डीमेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो सबसे मेन ड्रॉबैक क्या है इस मेथड की कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है, वेटेज किसको दे रहा है, डिविडेंड फैक्टर को दे रहा है। अगर कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हो गए, तो कंपनी अगर क्या कर रही है कि वो डिविडेंड को डिक्लेयर करने की जगह पे सारे के सारे प्रॉफिट्स को रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। अगर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, देखो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है कि प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग जो शेयर्स की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड है वो 0% है, नॉर्मल चाहे कुछ भी हो, और मल्टीप्लाई 100 तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो फाइनेंशियली वीक कंपनीज होती हैं वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड को डिक्लेयर कर देंगी, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ डिविडेंड होगा तो जो शेयर्स की वैल्यू होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस मेथड से क्या हुआ, फाइनेंशियली वीक कंपनी है लेकिन डिविडेंड उसने हाई रेट से डिक्लेयर किया, तो जो शेयर्स की वैल्यू है वो भी ज़्यादा आ गई। तो कई बार क्या करते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर्स की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली क्या करते रहते हैं, डिविडेंड की रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जो ये मेथड है इसने नेट असेट्स, जो कंपनी की नेट असेट्स है उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया। जो ये मेथड है साथ में जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको भी कंसिडरेशन में नहीं लेता, जैसे कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है कंपनी का, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, क्योंकि इन सभी फैक्टर से भी क्या होगा, शेयर्स की वैल्यू इम्पैक्ट होगी, बट इनको भी कंसिडरेशन में नहीं लिया, इग्नोर कर दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगी उसको प्रिडिक्ट करना, और साथ में ये भी डिफ़िकल्ट है कि नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हम क्या लें। पर्पसेस और सर्कमस्टांसेस वेयर दिस मेथड इज़ अप्रोप्रिएट, ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे इस मेथड को यूज़ करना अप्रोप्रिएट रहेगा। सबसे पहले तो ये मेथड उन इन्वेस्टर के लिए अप्रोप्रिएट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे उनका तो मेन जो इंटेंशन होता है, जो मेन इंटरेस्ट होगा वो किस में होगा, डिविडेंड की रेट में होगा। उनको दूसरे मतलब जो नेट एसेट्स क्या है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ किससे मतलब है, डिविडेंड से मतलब है। अगर डिविडेंड ज़्यादा होगा तो वो खुश होंगे, अगर डिविडेंड कम होगा तो वो खुश नहीं होंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाएगा कंपनी के द्वारा उसमें। सेकंड क्या है, जहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है जो कंपनी ने डिक्लेयर करी वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, प्रॉफिट्स के साथ। तो जो रेट है वो भी फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होंगे, उसमें अल्ट्रेशन नहीं आएगी। और जहाँ पे कंपनी का कोई भी पास्ट में लॉस नहीं है तो फर्म या कंपनी क्या कर सकती है, रेगुलर डिविडेंड्स को डिक्लेयर कर सकती है। जहाँ पे कंपनी का कोई भी प्लान नहीं है नियर फ्यूचर में लिक्विडेट करने का, उस केस में। और जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग, वो ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे इस मेथड को यूज़ करना अप्रोप्रिएट रहेगा। Illustration 8. X Limited declares dividend at 30% on its equity share. तो इस पे डिक्लेयर करती है तो ये होगी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड।
₹10 का ईच है, ₹6 पेड अप है, तो पेड अप वैल्यू होगी ₹6। इफ नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इन द मार्केट इज 10%, तो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी पता है 10%। व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑन द यील्ड बेसिस, तो हमने डिविडेंड यील्ड मेथड का यूज करके जो वैल्यू पर शेयर है उसको कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्सपेक्टेड रेट क्या है 30%, नॉर्मल रेट क्या है 10% और मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू क्या है ₹6। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 30/10 मल्टीप्लाई 6, तो 6 × 3 ₹18, तो ये आ जाएगी शेयर्स की, एक शेयर की वैल्यू। Illustration 9. From the following information relating to a company, calculate the value of its equity share. Issued equity share capital है 50,000, शेयर्स है ₹10 का ईच है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है ₹8 पर शेयर, तो हमें फॉर्मूला के लिए पेड अप कैपिटल चाहिए, तो वो भी हमें पता है ₹8। 9% के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20,000, शेयर्स है ₹10 का ईच है, ये फुल्ली पेड अप है। एनुअल ट्रांसफ़र करना है हमने जनरल रिजर्व में 20%, तो ये जो प्रॉफिट अवेलेबल होगा इक्विटी शेयर्स के लिए उसमें से 20% को हमें लेस करना होगा। जो रेट ऑफ टैक्स है 50%, तो प्रॉफिट हमें आफ्टर टैक्स चाहिए, तो 50% का टैक्स है वो भी डिडक्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 2,18,000, तो 2,18,000 में से हम क्या करेंगे, टैक्स को लेस करेंगे और जो भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है वो भी लेस हो जाएगा। जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है वो 15% है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे आएगी, जो प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए उसको डिवाइड कर देंगे इक्विटी पेड अप कैपिटल से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जो इक्विटी पेड अप कैपिटल है वो भी हमें पता है 50,000 के शेयर्स है, ₹8 पेड अप है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 8, तो यह आ जाएगा ₹4 लाख। अब हमें प्रॉफिट चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट हमें गिवन है जो बिफोर टैक्स है 2,18,000, उसमें से लेस करा 50% का टैक्स, तो ये हो जाएगा 1,09,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम बचेगा 1,09,000, लेस कर देंगे जो 20% GR में ट्रांसफ़र करना है 1,09,000 का 20%, तो ये आ जाएगा 21,800। और फिर जो प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड भी है वो भी लेस हो जाएगा 2 लाख का 9% 18,000, तो प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए 69,200। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग को कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट क्या होगी, प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना आया है 69,200। पेड अप कैपिटल क्या थी 4 लाख, ₹8 पेड अप है और 50,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 8 × 50 4 लाख और मल्टीप्लाई करना है 100 से। सोल्व करेंगे तो जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आएगी 17.3%। अब वैल्यू निकालने इक्विटी शेयर की, वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू पर शेयर। 17.3 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 8, सोल्व किया तो आ जाएगा 9.23 पर शेयर। इलस्ट्रेशन 10, जो पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी की वो कंसिस्ट करती है 2,005% प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 का ईच एंड 4,000 के इक्विटी शेयर्स है ₹100 ईच। इसके एडिशन में जो फिक्स डिविडेंड है 5% का वो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा और साथ में ये एंटाइटल्ड हैं कि पार्टिसिपेट करेंगे प्रॉफिट में, और प्रॉफिट कितना 4% तक का प्रॉफिट कब होगा, जब आफ्टर पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड की, जब पेमेंट हो जाएगी डिविडेंड की, कितना 10% की पेमेंट हो जाएगी, किसके ऊपर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर। इट मीन्स कि जो 5% का फिक्स डिविडेंड है सबसे पहले तो हमें उसकी पेमेंट करनी है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से 10% का जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है और फिर जो भी सरप्लस बचेगा उसका 4% है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और मिल जाएगा और फिर जो बाद में रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो सरप्लस अवेलेबल होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। जो एनुअल एवरेज प्रॉफिट है कंपनी की वो 1 लाख है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन। इसमें से डेप्रिसिएशन को भी लेस किया हुआ है, साथ में टैक्स को भी लेस किया हुआ है।
एंड इट इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी टू ट्रांसफ़र 6,000 पर एनम टू रिजर्व फंड। तो हमें 6,000 रुपये किस में ट्रांसफ़र करने हैं, रिजर्व फंड में, तो वो प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाएंगे। जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स इज 8% है और इक्विटी शेयर्स पे क्या है, 10% है। जो वर्क आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर्स एंड द इक्विटी शेयर इन द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन, वो कितना है, 1 लाख का, उसमें से लेस कर दिया हमने जो ट्रांसफ़र करे हैं रिजर्व फंड में, जनरल रिजर्व में 6,000। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया हमारे पास, जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स के बीच में, वो होगा 94,000। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो 5% का फिक्स रेट से डिविडेंड है वो हम लेस करेंगे। 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 5% का डिविडेंड है। 2 लाख का 5% हो गया 10,000, तो ये आ गया 84,000। अब हमने क्या करना था, 10% का जो इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना है, और इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 4 लाख के, 4 लाख का 10% हो जाएगा 40,000। तो सरप्लस कितना बचा, 44,000। और इसमें सबसे पहले किसको मिलेगी, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगी 4% के अकॉर्डिंग। 2 लाख का 4% और मिल जाएगा 8,000। तो जो सरप्लस बचा अब ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही है 36,000। अब देखो प्रेफरेंस जो डिविडेंड है कितनी बार दिया हमने, 10,000 एक बार है और यहाँ पे 8,000 एक बार है। तो टोटल हो गया 10 + 8 18,000। तो हमने कैलकुलेशन करनी है एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड की प्रेफरेंस शेयर्स पे। एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड क्या आएगी, एक्चुअल रेट या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। तो जितना भी डिविडेंड दिया है वो, और डिवाइड कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 10,000 का डिविडेंड एक पे हुआ है, 8,000 का एक, टोटल हो गया 18,000। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी, 2 लाख की, और मल्टीप्लाई करा 100 से तो 9% आ जाएगी। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे जो एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड पे करनी है इक्विटी शेयर्स पे। तो कितना डिविडेंड मिला है इक्विटी शेयर्स को, तो इक्विटी शेयर्स को 40,000 एक मिला है और 36,000 का जो सरप्लस था वो 40 प्लस में 36 76 डिवाइड बाय में इक्विटी शेयर कैपिटल है 4 लाख और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 19%। वैल्यू पर शेयर निकालनी है तो एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो एक्चुअल तो हमारे पास आ गई, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड कितनी गिवन है 8% की, एक्सपेक्टेड आई थी हमारे पास 9%, तो 9% डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई जो पेड अप वैल्यू है 100 रुपीज़ है तो वैल्यू आ जाएगी 112.50। सेम ऐसे ही वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 19 रुपीज़ की आई है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, और जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड गिवन थी 10% और मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप कैपिटल से वो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है। ये सॉल्व किया तो हमारे पास आया 190 रुपीज़। Illustration 11. The following is the balance sheet of Mr. Raman Private Limited as at 31st March 2021. जो प्लांट एंड मशीनरी की वर्थ है 1,20,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग की वर्थ है 2,60,000। 5,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स है जो बैड हो गए तो ये हमें लेस करने पड़ेंगे। जो प्रॉफिट्स है कंपनी के 19 के 1 लाख है, 20 के 1,40,000 है और 21 के 1,20,000 है। और जो कंपनी क्या कर रही है 20% जो प्रॉफिट है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। इग्नोर करना है हमने टैक्स को। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन देयर इंट्रिंसिक और द नेट असेट बेसिस एंड सेकंड मेथड इज यील्ड बेसिस। जो शेयर्स है सिमिलर कंपनीज के कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज यील्ड 12%, ये होगी नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द मार्केट वैल्यू। और जो गुडविल है कंपनी की उसको हमने लेना है 2 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले हम नेट एसेट बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें निकालनी है नेट एसेट्स। वो कैसे आएगी, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे। असेट्स में क्या क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। बट इन दोनों की हमें क्या गिवन है, मार्केट वैल्यू 1,20,000
और 2,60,000, तो हम इन्हीं को कंसिडर करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000 और गुडविल की भी मार्केट वैल्यू गिवन है 2 लाख रुपीज़। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या गिवन है, ट्रेडमार्क्स 40,000 के ये आ जाएंगे। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, ये आएंगे। करंट एंड नॉन करंट एसेट्स में शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, ये फिक्टिशियस एसेट होगी, इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ट्रेडमार्क 40,000, इन्वेंट्री 40,000, ट्रेड रिसीवेबल्स 90,000 के हैं, बट बैड भी हो गए 5,000 के, तो उसको लेस करा तो टोटल आ गए 85,000। कैश एट बैंक का बैलेंस गिवन है 56,000, तो टोटल एसेट आई हमारे पास 8,01,000। अब हमने क्या करना है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ को लेस करना है। ट्रेड पेबल्स है 80,000 के, वर्कमैन सेविंग अकाउंट है 40,000, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में टैक्सेशन प्रोविज़न है 90,000, तो हम इनको लेस करेंगे 2,10,000। वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ट्रेड पेबल्स, टैक्सेशन प्रोविजंस, तो हमारे पास नेट एसेट्स आ गई 5,91,000। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है शेयर की। नेट एसेट को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 20,000, तो हमने 5,91,000 को 20,000 से डिवाइड करा, तो शेयर की वैल्यू आ गई 29.55 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, जो शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है यील्ड बेसिस पे, और यील्ड बेसिस पे कैसे आएगा, जो भी एक्सपेक्टेड रेट है उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट से और मल्टीप्लाई कर देंगे पेड अप वैल्यू से, और पेड अप वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़, तो 10 से मल्टीप्लाई करा। नॉर्मल रेट भी हमें पता है कितनी है 12%। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रेट, तो वो कैसे आएगी, जो प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करेंगे इक्विटी पेड अप कैपिटल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमें प्रॉफिट्स गिवन है लास्ट 3 ईयर्स का 1 लाख, 1,40,000, 1,20,000, तीनों को ऐड करा तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया 3,60,000। अब हमने क्या करना है, जो 5,000 के बेड हो गए, जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो कम हो जाएंगे, तो प्रॉफिट भी हमारा कम होगा 3,55,000। हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो इसको हमें 3 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 1,18,333.33 आएगा, उसको हमने इग्नोर करा। अब क्या करना है, जो 20% है प्रॉफिट का वो जीआर में ट्रांसफ़र करना है, और इसका 20% हो जाएगा 23,666.66, तो 67 करेंगे राउंड ऑफ करके, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा 94,667। अब हमने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट हमारे पास आया जो किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर्स के लिए, उसको डिवाइड करना है जो पेड अप कैपिटल है उससे और मल्टीप्लाई करना है 100 से। प्रॉफिट हमारे पास था 94,666 और डिवाइड करा जो पेड अप कैपिटल है वो 2 लाख है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब हमने इसको सोल्व करा तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आएगी वो 47.33 आ जाएगी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड होगी 47.33%, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड 12% है और पेड अप वैल्यू होगी 10 रुपीज़। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 39.44 रुपीज़। ये होगी एक शेयर की वैल्यू एज पर डिविडेंड यील्ड मेथड। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Bye bye.